विनीता को हमेशा से ही खाने पीने का बड़ा शौक था। जंक फूड हो या फिर घर का बना हेल्दी फूड हो, वो कभी भी किसी चीज को मिस नहीं करती थी, सब कुछ खा लिया करती। लेकिन इतना खाने के बाद भी अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी विनीता का पतलापन, जिस वजह से लोग उसे अक्सर ही कुपोषित, सूखी, तिल्ली ऐसे नामों से बुलाया करते। ऐसी एक दिन विनीता मॉल में अपनी दोस्त काजल के साथ शॉपिंग कर रही होती है। तभी एक गाउन को देखकर विनीता बोलती है, यार काजल, ये गाउन देख, कितना ज्यादा सिंपल और स्टनिंग है ना। अगर ये मैं पहनूंगी तो कितना सुंदर लगेगा, और प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है। ले लूं क्या इसको? तू और ये वाला गाउन पहनेगी? मजाक कर रही है क्या? मजाक की क्या बात है? बहन, पहन तो सकती है, लेकिन ये गाउन के लिए ना बॉडी भी होनी चाहिए थोड़ी। लेकिन तू खुद को तो देख यार, ऐसा लग रहा है जैसे चूसा हुआ आम कहीं फेंक दिया हो। तेरे लिए ना बच्चों के कपड़े भी छोटे करने पड़ते हैं, तब जाके तेरे को साइज फिट आता है। इतनी सुंदर गाउन को पहनकर क्यों तू बेइज्जती कर रही है? तेरी नहीं, गाउन की बेइज्जती। काजल की बातें सुनकर विनीता को बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने कुपोषित शरीर यानी कि अपने पतलेपन का कोई भी हल नहीं निकाल पा रही थी। इस वजह से वो कुछ बोलती भी नहीं। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर चले जाते हैं। विनीता का उदास चेहरा देखकर उसकी माँ सरोज बोलती है, क्या बात है बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या मेरी लाडो को? होना क्या है माँ, मैं इतना सब कुछ खाती हूँ, फिर भी मेरे शरीर को कुछ लगता ही नहीं। मेरे शरीर की हड्डियाँ देखो और ये नसें, कोई एक एक करके गिनती करना शुरू करे ना तो यूं ही गिन ले। माँ, इतना सब कुछ खाने के बाद भी ऐसे कुपोषित जैसी क्यों दिखती हूँ? जो कपड़ा पहनना चाहती हूँ वो मुझे फिट ही नहीं आता। ऊपर से जो लोग मेरा मजाक बनाते हैं वो अलग से। मेरी सहेली काजल ने भी आज मेरी मॉल में बेइज्जती कर दी। बेटा, लोगों की आंखों में मोतियाबिंद है, तो उनकी बातों पर ध्यान मत दे। तू अच्छे से खाती है, सबको पता है, और तेरे शरीर में ये चीज नहीं लग रही है तो इसमें तेरी क्या गलती है बेटा? तू लोगों की बातों को दिल पे मत लिया कर, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सरोज अपनी बेटी को आश्वासन तो दे देती है, लेकिन अंदर ही अंदर सरोज को भी अपनी बेटी के इस कुपोषित हालत को देखकर हमेशा ही चिंता हुआ करती, क्योंकि कुपोषित से दिखने की वजह से विनीता का कहीं पर रिश्ता भी नहीं हो पा रहा था। हर कोई उसका पतलापन देखकर उसे कुपोषित बोलकर ठुकरा दिया करता। बड़ी ही कोशिश के बाद सरोज अपनी बेटी का रिश्ता पवन नाम के एक लड़के से तय कर देती है। पवन की माँ सीमा जब अपने बेटे के साथ विनीता को देखने आती है तो वो बोलती है, जी, आपके घर में राशन की कमी है क्या, या फिर आपकी बेटी ज्यादातर व्रत ही रखे रहती है? इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने जन्मों से कुछ खाया ही नहीं है। क्या बात है बेटा, लगता है डाइटिंग शुरू तो की लेकिन बंद करना ही भूल गई। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है। ऐसी कोई फल सब्जी नहीं है जिसपे मेरी बेटी नाक चढ़ाए, सब कुछ खाती है, फिर भी ना जाने उसके शरीर में लगता क्यों नहीं है। आप बच्ची का शरीर मत देखिए, उसके गुण देखिए। क्या कहेंगे लोग कि ये कुपोषित बहू को उठा लाई बहू बनाकर। चलो इसकी कुपोषितपन का फायदा उठाते हैं, मोटा दहेज मांग लेती हूँ, किसी तरह से तो फायदा हो जाए। जी ठीक है, हमें आपकी लड़की पसंद है अपने बेटे के लिए, लेकिन ऐसे रिश्तों को सफल बनाने के लिए थोड़ा दहेज तो बनता ही है। आप चिंता मत करिए, विनीता मेरी इकलौती बेटी है, मुझसे जितना होगा मैं उतना दूंगी। आखिरकार दहेज के बलबूते पर विनीता सीमा के घर की कुपोषित बहू बन जाती है। जो कोई भी विनीता को देखता वो सीमा को खूब सुनाया करता। ऐसी एक दिन सीमा की पड़ोसन झुमरी उनसे मिलने आती है, तभी विनीता उनके लिए चाय लेकर आती है। विनीता को देखकर झुमरी अपनी आंखों को बंद करती है और कभी खोलती है और फिर मसलते हुए बोलती है, सीमा बहन, ये क्या हो रहा है? ये तेरी बहू को, हाय हाय, ये घर में तो सब कुछ है, सुख है, शांति है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, इतना अच्छा सुंदर बेटा है, तू खुद इतनी अच्छी सास है, और तेरी बहू का ऐसा हाल क्यों है? फिर इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आम की गुठली चूसकर फेंक दी हो और वो धूप में रखे रखे सूख गई हो। कितनी कुपोषित बहू है तेरी। अरे बहन जी, बस क्या ही बताऊं, पता नहीं कौन से मनहूस पल में मैं इस लड़की को अपने घर की बहू बना लाई और मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। जब से ये मनहूस हमारे घर में आई है, मेरे कानों में तो दिन दोपहर बस कुपोषित कुपोषित यही चलता रहता है। अरे मायके भी खाती थी, ससुराल में भी खाती है, पता नहीं इसका खाया हुआ कहाँ ले जाती है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। अरे ऐसा ही हाल रहा ना तो बच्चा करने के टाइम ना इसको बहुत दिक्कत होगी। बच्चा पैदा करते समय
पहले खुद में तो जान होनी चाहिए ना। अरे इसे देखकर लग रहा है ऐसा कि कोई भी इसको जोर का मुक्का मारेगा ना तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो बच्चे वाला दर्द कैसे बर्दाश्त करेगी। झुमरी की ऐसी बातें सुनकर विनीता का मन बहुत दुखी होता है, पर बेचारी विनीता कहती भी तो क्या कहती, वो बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चली जाती। शादी के बाद से तो विनीता का हाल और भी ज्यादा बुरा हो गया था। लोगों के ताने और बातें सुनकर विनीता की हालत तो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। इन सब के बीच जब से विनीता शादी करके इस घर में आई थी, तब से पवन ने एक ही चीज को बारीकी से देखा था। विनीता जब भी कुछ थोड़ा सा खाती तो कुछ देर बाद ही बाथरूम चली जाती। ऐसे ही अपनी पत्नी को परेशान देखकर पवन को बहुत बुरा लगता और वो एक दिन विनीता से बोलता है, विनीता एक बात बताओ, तुम कुछ भी खाती हो तो वो तुम्हें डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है? मतलब तुम्हें किसी चीज की दिक्कत हो या परेशानी हो जो तुमने कभी किसी को बताई ना हो, ऐसा कुछ भी है ना जो तुम्हें दिक्कत दे रहा है तो तुम बता सकती हो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ आजकल तुम बार बार वॉशरूम की तरफ जाती हो। हाँ, कुछ भी खाती हूँ तो मुझे कुछ देर बाद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, पर ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल ही है। तो मैंने कभी इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया, क्योंकि हमारी बॉडी से जितना भी यूरिन पास होता है, जितना ज्यादा हम फ्रेश होते हैं, हमारे लिए उतना ही हेल्दी होता है ना। नहीं विनीता, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। फ्रेश होना एक अच्छी आदत होती है, लेकिन खाने के तुरंत बाद या कुछ देर बाद वॉशरूम जाना ये गलत होता है। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? तुम तैयार हो जाना। अगले दिन पवन विनीता को लेकर एक अच्छे से हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर विनीता से काफी देर तक बातचीत करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर विनीता के बहुत सारे ब्लड टेस्ट और अदर टेस्ट भी करते हैं और सभी रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर पवन और विनीता को बताते हैं, देखिए, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन आपका जो डाइजेस्टम सिस्टम है ना, वो वर्क नहीं कर पा रहा सही से। कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी खाओगी लेकिन पचा नहीं पाओगी। खाने के तुरंत बाद वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए आप कुछ भी खा लोगी तो भी वो आपको सूट नहीं करता, क्योंकि वो आपके बॉडी में रहता ही नहीं, तो सूट कैसे करेगा। इसे कई लोग कॉन्स्टिपेशन या फिर बोल्टिंग जैसे इशू के नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन सभी का ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा भी होता है, आम लोगों के मुकाबले में थोड़ा वो फास्ट भी होता है। आप अब चिंता मत कीजिए, मैं आपको दवाइयाँ दे दूंगा और धीरे धीरे आप रिकवर कर जाओगी, लेकिन जैसा जैसा हम बताएंगे आपको वैसा वैसा करना होगा। इतना कहने के बाद डॉक्टर विनीता के लिए कुछ सप्लीमेंट्स और एक डाइट चार्ट के साथ कुछ योगा करने के लिए भी उसे बताते हैं। पवन विनीता के लिए सप्लीमेंट लेकर योगा की हर अच्छे से चीजों को फॉलो करवाता है और 2 ही महीनों में विनीता का शरीर बहुत अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर हो जाती है और अब कोई उसे कुपोषित या फिर सुकड़ी कहकर नहीं बुलाता। विनीता का ये बदलाव देखकर सीमा और सरोज दोनों ही हैरान रह जाते हैं। ऐसे एक दिन पवन सरोज को घर बुलाता है और उन्हें विनीता की कंडीशन के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर सीमा बोलती है, हे भगवान, कितने गलत थे हम लोग। बहू बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरे कुपोषित होने का कितना मजाक बना रही थी। तेरी माँ से कितना दहेज भी ले लिया मैंने, जबकि मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब लोग तुझे ताने देते होंगे, तुझे इतना बुरा भला कहते होंगे, तो तेरे दिल पर क्या बीतती होगी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुझे ऐसी कोई दिक्कत है। बेटा अगर ऐसी बात थी तो तूने कभी मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं भी कितनी पागल हूँ ना, मैंने भी कभी तेरी किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, पर दामाद जी जैसा अच्छा जीवन साथी मिलने पे तो मुझे बहुत गर्व है। सच में बेटा, तेरा ये भरा भरा शरीर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। माँ और माँ जी, आप तो बस ना और खुशी मनाओ, क्योंकि मेरे पास एक और खुशखबरी है। वो क्या है बेटा? वो बात ये है ना कि माँ आपकी बहू और माँ जी आपकी बेटी यानी कि विनीता माँ बनने वाली है, यानी कि आप नानी और आप दादी बनने वाली हो। पवन के मुंह से बात सुनकर सरोज और सीमा बहुत खुश होते हैं। सीमा अपनी बहू का खाने पीने से लेकर आराम तक का पूरा ध्यान रखती है और 9 महीने बाद विनीता एक हेल्दी बेबी को जन्म देती है, जो किसी भी एंगल से कुपोषण का शिकार बिल्कुल नहीं लगता। शांति सुबह सुबह अपने फोन में रोमांटिक गाने सुन रही होती है। तभी नेहा अपनी सास को ऐसे गाने सुनते हुए उससे कहती है, माँ जी, सुबह सुबह आप भजन सुनने की बजाय ये क्या सुन रही हो? चिपकालू से या फेविकॉल से? और माँ जी, पहले वाला तो कुछ अजीब था, आज फिर तुम पर प्यार आया है। माँ जी, आप ठीक तो हो ना? अरे बहू, हाँ ठीक हूँ मैं। वो ये सब गाने मुझसे गलती से चल गए होंगे, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं लगाया है। अच्छा जी, मुझसे तो आज तक नहीं चला ऐसा गाना, वो भी गलती से। चलो ठीक है माँ जी। देख बहू, बेशक उम्र मेरी 55 की हो गई हो,
लेकिन दिल तो अभी भी बचपन का ही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आपको ज्यादा ही रोमांटिक बातें कर रही हो। कुछ खास वजह है क्या? अरे बहू, अब तो मेरी टांग खिंचाई ना कर, उसके लिए विमला काफी है। अरे क्या बात है, दोनों सास बहू मेरे नाम का गीत क्यों गा रहे हो? विमला बड़ी लंबी उम्र है तेरी, आ बैठ चाय पी ले। अब शांति और विमला बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रही होती हैं। आज शाम में बाजार चलेगी ना, देख मैं तुझे ताजे संतरे दिलवा दूंगी। देख, किसी दिन तू भी फंसेगी और मुझे भी फंसवाएगी। मैं नहीं जाऊंगी रोज रोज तेरे साथ बाजार, तू समझने की कोशिश कर। माँ जी ने विमला काकी को कहा कि वो उन्हें संतरे दिलवाएंगी, लेकिन विमला काकी संतरे के लिए हाँ कहने की बजाय ये कह रही है फंसवाएगी क्या? विमला काकी ये सब क्यों कह रही हैं? कहीं माँ जी विमला काकी को संतरे चोरी करके तो नहीं देती? इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। देख विमला, अगर मुझे तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? चलना मेरे साथ, तू बस नजर रखियो, मैं तुरंत आ जाऊंगी। देख, अब तेरा ज्यादा हो रहा है, इतनी भी क्या बेचैनी? मेरा काम था तुझे समझाना, सो मैंने समझा दिया। बाकी को अब गड्ढे में गिर उठ या तेरे साथ कुछ भी हो, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। बस यही थी तेरी दोस्ती, जब मुझे तेरे साथ की जरूरत हुई तो तू मुझे छोड़कर जा रही है। थोड़ा धीरे बोल, बहू भी है घर में। चल शाम को मिलते हैं। तू जब तक है ना मेरे साथ, मेरे ऊपर से शनि ग्रह नहीं जाएगा। और जिस दिन ये बात तेरे बूढ़े या तेरे घर में पता लगी ना, तो तेरे साथ साथ मैं भी घर से निकाली जाऊंगी। ये सब कान लगाए नेहा सुन लेती है और वो जितना समझ पाती उससे उसे यही समझ आता कि उसकी सास शांति और पड़ोसन विमला बाजार में चोरी की बातें कर रही है। माँ जी और विमला काकी का बाजार में किसी चोरी को लेकर प्लान बन रहा है, लेकिन ये तो सरासर गलत है। क्या मैं इसके बारे में पापा जी को कहूँ या उन्हें? नहीं, ये तो औरतों का मामला है। इससे पहले ही मैं सुलझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद अगर मुझसे नहीं समझी ना माँ जी, तो पापा जी को सब बता दूंगी। अब देर शाम होते ही नेहा देखती है शांति ने अच्छे से तैयार किया हुआ है खुद को। उसके बाद वो परफ्यूम लगाते हुए गाना गा रही है। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग रंग निहार लूं, सजना है मुझे ला 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 ला। माँ जी को अचानक किया हुआ है। आजकल के चोर भी ना कितने मॉडर्न हो गए, चोरी भी सज धज के करने जा रहे हैं। विमला, तुझे भी तो कोई अच्छी साड़ी पहननी थी ना, तू भी ना किसी दिन मेरे साथ नाक कटवा कर ही मानेगी। मुझे क्या लेना देना उस लपेटू का, मैं तो उसे भाव भी ना दूं, ना जाने तुझे वो कहाँ से पसंद आता है। नेहा को अभी तक तो दोनों चोरी के मिशन पर जाती ही लग रही थी, लेकिन जब विमला कुछ ऐसी बातें करती है जिससे नेहा को लगने लगता है कि दाल में कुछ तो काला है, अब दोनों घर से निकल पड़ती हैं। शाम का समय था, लेकिन दोनों के पीछे होती है नेहा, जो दोनों की जासूसी करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। इन्होंने तो कल फल चुराने का प्लान बनाया था, तो यहाँ रेस्टोरेंट में क्या कर रही है? इन्हें यहाँ क्या काम है? विमला, कहाँ रह गया ये लपेटू? उसने आज ही बोला था किस एड्रेस पर आना है और खुद नहीं आया। अरे आता ही होगा। वैसे तो उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है? हाँ, इस बैग में लाल गुलाब लाई हूँ मैं अपने लपेटू के लिए, लेकिन वो रह कहाँ गया? जरा मेरे मुन्नत पेजर मोबाइल से लपेटू को कॉल तो मिला। सच कहूँ तो मैं 1 महीने से डेटिंग पर थी, पर आज इस साड़ी में तो कहर ढा रही हूँ। हाँ क्यों नहीं, इस उम्र में तो तुझे ही जहर लग सकती है, क्योंकि और कोई तो तुझे एक वक्त का खाना भी ना पूछे। अब ये लपेटू क्या है? 1 मिनट, आज तो वैलेंटाइन डे है और माँ जी ने पहनी भी लाल साड़ी है, यानी मेरी सास यहाँ किसी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने आई है। हे प्रभु, इस उम्र में माँ जी को भी ना जाने कौन से शौक चढ़ रहे हैं। अरे वो देख, आ गया मेरा लपेटू, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, सिर्फ तुझे ही सुंदर लग रहा है, मैं तो ऐसे पर चप्पल फेंक कर मारूं। चुप कर तू और थोड़ा बाहर घूम कर आ, ताकि मैं अपने लपेटू से 2-4 प्यार भरी बातें कर लूं। हाँ तो लाई क्यों थी मुझे यहाँ? खुद आती ना अकेले, तब पता चलता। अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन कुछ ऊंच नीच हुई ना तो मुझे मत बोलियो। जाती है, वेटर को बुलाऊं? अरे बाप रे बाप, इस फल वाले को देखकर जब इसकी इतनी नीयत खराब होती है, अगर अमिताभ बच्चन यहाँ आ जाए तो ना जाने इसका क्या ही होगा। नेहा सब कुछ सुन रही होती है।
और उसे सब कुछ समझ भी आ जाता है। लेकिन वो वहाँ बैठी अब भी अपनी सास का ड्रामा देख रही थी। वो देखती है कि वो लपेटू को गुलाब का फूल निकाल कर देती है। वो भी शांति को बड़ा सा चॉकलेट देता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बातें कर रहे होते हैं। इस उम्र में माँ जी ये सब कर रही हैं। उन्हें एक बार ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? एक मैं हूँ, अपने वाले को कुछ बोलने से पहले ही शर्मा जाती हूँ, लेकिन माँ जी का तो क्या ही कहना। शांति, आज हमारा पहला वैलेंटाइन है। इस दिन को हम हमेशा याद रखेंगे। मैं भी इस पल को कभी नहीं भूल सकती हूँ। और मैं तो अपने 55 साल की उम्र में पहली बार वैलेंटाइन डे मना रही हूँ। इस तरह उस रेस्टोरेंट में शांति को करीब 1 घंटे से ज्यादा बीत जाता है और नेहा अपनी सास के कारनामे देख रही होती है। पापा जी को यहाँ बुलाऊं या माँ जी के इन कारनामों की पोल घर पर खोलूं? चलो अभी तो जा रही हूँ घर। माँ जी जब घर आएंगी ना तो सबके सामने माँ जी की सच्चाई लाऊंगी। नेहा अब घर आ जाती है और अपने कामों में लग जाती है। नेहा का ससुर बहादुर भी जब घर आता है तो शांति को ढूंढता है। बहू, शांति कहीं नजर नहीं आ रही? कब से देख रहा हूँ, कहीं दिख ही नहीं रही। माँ जी तो बस आती ही होंगी। वो क्या है ना, आज माँ जी का पहला वैलेंटाइन डे था तो समय लग गया होगा। बहू, ये तू क्या कह रही है? थोड़ी भी शर्म कर ले। तेरी सास है वो, और ये वैलेंटाइन डे वो मेरे साथ भी नहीं मनाती है। ये तो बच्चे मनाते हैं, हमारी तो उम्र हो चुकी है ना। पापा जी, वो आपके साथ नहीं किसी और के साथ वैलेंटाइन डे मना रही हैं। लो आ गई माँ जी। अब आप दोनों ये फोटो देखते हुए खुद फैसला कर लो। नेहा ने अपनी सास शांति और लपेटू को साथ में देखा तो उनकी फोटोज ले ली थी। वो अपने ससुर को वो फोटोज दिखाती है। अब बहादुर गुस्से में शांति से कहता है, कहाँ गई थी तुम? और ये जो फोटो में है ये कौन है? जी यहाँ तो मैं और विमला साथ गए थे, बल्कि इसे तो मैं जानती भी नहीं। थोड़ी तो शर्म कर लो, अपने पति से झूठ कह रही हो। बहू ने सब बता दिया है मुझे। वो ऐसा कुछ नहीं है, चाहो तो आप विमला से पूछ लो। विमला से पूछूं? अरे उसका और तेरा पेट एक ही है, उससे पूछ के कोई फायदा नहीं है। आज से तेरा घर से बाहर जाना बंद। बहादुर उस दिन से शांति पर नजर बनाए रखता था। लेकिन जो भी हो, शांति का पहला वैलेंटाइन बीता बहुत खूब है, भले ही उसे बाद में बाहर जाने नहीं दिया जाता था। गुंजन अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी वो घर के सामने पानी से भरा मटका ले जाती हुई एक अम्मा को देख लेती है, तो फटाफट झाड़ू को वहीं छोड़कर अम्मा के पास जाती है। अम्मा, आप इस उम्र में भी इतना भारी मटका क्यों उठा रही हैं? लाइए मुझे दीजिए। का बताएं बिटिया, हमारी बहुरिया तो हमारी एक नहीं सुनती है। घर में एक बूंद भी पीने को पानी नहीं था। उसको कहे तो बोली के खुद ही ले आओ। हम भी मटका उठाकर निकल गए। ये तो ठीक बात नहीं अम्मा, भला अपनी बूढ़ी सास से कोई काम कैसे करवा सकता है? गुंजन पड़ोस में रहने वाली अम्मा की मदद करती है, तो वहीं मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकली बिंदु देवी का पैर झाड़ू पर पड़ जाता है। हाय दैया, दरवाजे पर झाड़ू कौन पटक कर चला गया? ये इस नासपीटे गुंजन का ही काम होगा। और ये है कहाँ? कहाँ से भटक कर आ रही है? काम चोरी करती है? निकम्मी, बोल कहाँ गई थी? माँ, वो मैं अम्मा के घर उनका मटका पहुँचाने गई थी। क्योंकि बताओ, अपने घर का काम छोड़कर दूसरों का काम करने निकल जाती है लड़की। इसीलिए तो मुझे रत्ती भर भी नहीं भाती है। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अकल बिल्कुल भी नहीं है। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? झाड़ू उठा और सफाई कर, वरना इसी झाड़ू से आज तेरी कुटाई कर दूंगी। बिंदु गुस्से में गुंजन को धक्का मारते हुए वहाँ से निकल जाती है। बेचारी गुंजन, उसके हाथ में काफी खरोच आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू। वो रोते हुए झाड़ू उठाकर सफाई करने लगती है। बिंदु गुंजन की सौतेली माँ थी, जिसके चलते बिंदु का गुंजन के प्रति अत्याचारी बर्ताव रहता था। बिंदु का एक बेटा भी था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उन दोनों के प्यार को देखकर गुंजन को हमेशा अपनी माँ की कमी सताया करती थी। एक रोज वो अपनी माँ की तस्वीर को देख रही होती है कि तभी उसके पिता उसके सर पर हाथ रखते हैं। बेटी, क्या हुआ? उदास क्यों है? कुछ नहीं पिताजी, बस
माँ की बहुत याद आ रही थी। अरे क्या इस तस्वीर को पकड़कर बैठी हुई है? 7 बज गए हैं। खाना बनाने के लिए क्या कोई पड़ोसी आएगा? भाग्यवान, तुम क्यों हमेशा गुंजन से इस तरह बात करती हो? कभी प्यार से ही बात कर लिया करो। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ जी। और वैसे भी जिस ससुराल जाएगी वहाँ इसकी सास भी तो ऐसे ही बात करेगी, समझे आप? अब तू क्या हम दोनों की बातें सुन रही है? जा, रसोई में सौरभ को बहुत भूख लग रही है। जी माँ, मैं अभी खाना बनाती हूँ। गुंजन अपनी माँ की तस्वीर को रखकर रसोई में चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। अब गुंजन के पिता की तबीयत भी खराब रहने लगती है। ऐसे में वो काम पर नहीं जा पाता। एक रोज गुंजन अपने पिता को दवाई दे रही होती है, तभी पड़ोसन अम्मा उनके घर आती है। कैसन हो बिंदु? सब कुशल मंगल तो है ना? क्या खा कुशल मंगल है? देखो 1 हफ्ते से बीमार है ये, काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। अब इनके अलावा घर में कमाने वाला है ही कौन? अरे कैसी बात करत हो बिंदु? तुम्हारा बिटवा है ना, उसको काम करने के लिए कहो और का। अरे अम्मा कैसी बात कर रही हो? उसकी भला कोई उम्र है कमाने की? ठीक है, वैसे हम तो यहाँ अपने छोटे बिटवा की शादी का न्योता देने आए रहे। मंगलवार के दिन सब परिवार याद से पहुँच जाना। अच्छा, अब हम चलते हैं। शादी की बात सुनकर उमेश अपनी बेटी गुंजन की ओर देखता है, क्योंकि अब गुंजन की भी शादी की उम्र हो गई थी। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक होता है तो अपनी गुंजन के लिए रिश्ता तलाश करने लग जाता है। एक रोज रिश्ते वाले घर आते हैं। उनका ठाट बाट देखकर बिंदु उमेश को साइड में ले जाती है। इतने बड़े घर में रिश्ता करोगे अपनी लाडली का? अरे दहेज देते देते कंगाल हो जाओगे। लेकिन बेटी तो अच्छे परिवार में जाएगी ना बिंदु। बस एक बार इसका रिश्ता पक्का हो जाए भगवान की दया से। मैं ये रिश्ता होने दूंगी तब ना। अरे सारा पैसा दहेज में ये ले जाएगी तो मेरी बहू के लिए क्या बचेगा? कुछ ही देर में गुंजन चाय लेकर आती है। तभी बिंदु उसके आगे अपना पैर अड़ा देती है। गुंजन अपने आप को संभाल नहीं पाती और सारी चाय मेहमानों के ऊपर गिरा देती है। मेहमान गुस्से में उठकर वहां से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बिंदु गुंजन के लिए गरीब घर के एक लौते बेटे का रिश्ता लाती है और सारी बातें जल्दी जल्दी पक्की करके गुंजन की उससे शादी करवा देती है। विदाई के समय जहां सभी की आंखों में आंसू थे, वहीं बिंदु मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब मैं सुकून से जीऊंगी। इस नासपीटी को गरीब के पल्ले बांध दिया। अब ये जिए मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। गुंजन अपने ससुराल पहुंचती है, जो कि उसके मायके से भी बहुत छोटा था। बहू माफ करना कि तुझे इस छोटे से घर में रहना पड़ेगा, लेकिन बहू भगवान की दया से अगर हम केस जीत गए ना तो हमारा पुश्तैनी घर वापस मिल जाएगा। पुश्तैनी घर? हाँ गुंजन, हमारे चाचा जी ने हमारे पुश्तैनी घर और तो और तेल की फैक्ट्री पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इसके चलते हम लोग इस तरह गरीबी में दिन काटने को मजबूर हैं। माँ जी, राघव जी, आप चिंता मत कीजिए। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। गुंजन अपने ससुराल वालों को हौसला देती है। समय बीत जाता है। एक रोज उमेश बिंदु से गुंजन के ससुराल जाने की बात कहता है। भाग्यवान, गुंजन की बहुत याद आ रही है, जाकर एक बार उससे मिलाते हैं। मुझे उसके फटीचर ससुराल के दर्शन करने का कोई मन नहीं है। आप खुद ही चले जाओ, मुझे मत कहो। मैं अकेला जाऊंगा तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? कुछ भी सोचे, मुझे क्या लेना देना। और हाँ, अगर जा रहे हो तो कोई महंगी मिठाई विठाई पर फालतू खर्चा मत करना, पहले ही कह देती हूँ। बिंदु की बातें सुनकर उमेश वहाँ से चला जाता है, तो वहीं गुंजन अपने घर के छोटे से मंदिर में पूजा कर रही होती है। तभी उसका पति राघव हाथ में कुछ कागजात लिए खुशी से दौड़ता हुआ आता है। माँ, गुंजन, बाहर जल्दी आओ। क्या हुआ बेटे, सब ठीक तो है ना? अदालत में सुनवाई ठीक रही ना? माँ, सुनवाई भी ठीक रही और फैसला भी हमारे हक में आया है। हमें हमारा पुश्तैनी मकान और तेल की फैक्ट्री वापस मिल गई है। आप सच कह रहे हैं राघव जी? हाँ गुंजन, ये देखो घर और फैक्ट्री के कागजात। देखो माँ, अब हम अपने घर में जा सकते हैं
इस छोटे से घर में अब हमें और नहीं रहना पड़ेगा। ये सब बहू के शुभ कदमों के कारण हुआ है। तू सच में मेरे घर के लिए बहुत शुभ है। कुछ समय बाद उर्मिला अपने परिवार के साथ एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाती है और राघव भी फैक्ट्री का काम संभाल लेता है। अब धीरे धीरे उनके घर में लक्ष्मी आने लगती है। एक रोज बिंदु की पड़ोसन अम्मा अपनी बहू के साथ बाजार जाती है तो वो देखती है कि गुंजन महंगी साड़ी और गहने पहने हुए एक गाड़ी में बैठ रही है। ये सारा दृश्य देखकर वो बिंदु को बता देती है। ये क्या कह रही हो अम्मा? मुझे लगता है तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ होगा। माना हमारी नजरें कमजोर हैं, लेकिन धोखा नहीं खा सकत। तोहरी गुंजन शादी करके अमीर हो गई है। अपनी पड़ोसन की ये बात सुनकर बिंदु को यकीन नहीं होता, इसलिए वो खुद गुंजन के ससुराल जाती है। लेकिन ये क्या, वहां तो ताला लगा हुआ होता है। तब उसे पता चलता है कि वो घर छोड़कर अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गए हैं। जब बिंदु वहां पहुंचती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी उसकी समधन उसे घर के अंदर ले जाती है और वो गुंजन को महंगी बनारसी साड़ी में देखकर दंग रह जाती है। वाह गुंजन, तू तो बहुत जच रही है इस साड़ी में। वैसे बहन जी, अचानक ये काया पलट कैसे? सब भगवान की दया और मेरी बहू के शुभ कदमों का फल है। आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लाऊं? नहीं माँ जी, वो मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की हैं, इसलिए बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पिएंगी ना माँ। हाँ हाँ, सही कह रही है गुंजन। माँ मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे माँ, अचानक से यहाँ आना कैसे हुआ? आपने बताया भी नहीं। अब इससे क्या बहाना बनाऊं? मैंने क्या सोचा था, गरीब घर में इसकी शादी करूंगी तो हमेशा गरीबी में ही जिएगी, लेकिन ये तो शादी करके अमीर ही हो गई। ऐसे ही चली आई बस। बिंदु ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन गुंजन अमीर होने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदलती और अपनी माँ की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। तो बिंदु को एहसास होता है कि उसने हमेशा गुंजन को सौतेला समझकर ही उसका बुरा चाहा, लेकिन आज अमीर होने के बाद भी वो उसे अपनी माँ का ही दर्जा देती है, जिसके बाद से बिंदु में भी सुधार आ जाता है और वो हर तीज त्योहार गुंजन के ससुराल जाकर उसकी माँ होने का फर्ज निभाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।